वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस के एक और टेस्ट में आपका स्वागत है। आज साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 सवालों का जो है वो टेस्ट देखेंगे। पूरे सिलेबस का निचोड़ होने वाला है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं पहला सवाल। अगर आप ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो इन नंबरों में कॉन्टैक्ट करके यूपीपीसीएस के 55 शानदार टेस्ट ले सकते हैं। और हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे वीकली फ्री टेस्ट भी यूपीपीसीएस के चल रहे हैं। 20 मिनी टेस्ट आपके फ्री हैं। पीईटी के, यूपीएसआई के सारे एग्जामों के टेस्ट फ्री भी पड़े हुए हैं। उसमें अनलिमिटेड अटैम्प्ट रैंक के साथ हैं। अटैम्प्ट करिए जाके। ज्ञान सर प्रैक्टिस बैच चल रहा है यूपीपीसीएस का मात्र 99 रुपये में। पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू, पूरे साल का करंट अफेयर्स, यूपी का इंटरनेशनल नेशनल वाला वो, और 20 टेस्ट हैं उसमें आपके फुल लेंथ हैं, 6-5 यूपी जीके के हैं, 9 सब्जेक्ट वाइज हैं। तो ये सारे मात्र 99 रुपये में है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। कूपन कोड लगाना मत भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट। क्या है कूपन कोड? ज्ञान सर डिस्काउंट। तो आपको 99 में मिल जाएगा, ठीक है। चाहे स्मॉल मिल्क हो या कैपिटल में, ज्ञान सर डिस्काउंट, स्पेस नहीं होना चाहिए। पहला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा इनको स्टेटमेंट्स को। कौन सा सही है ये बताना है। कह रहा है जब दो पिंडों पर समान आवेश होता है यानी इक्वल चार्ज होता है और उन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिष्टकारी एक उपकरण है यानी रेक्टिफायर की बात कर रहा है जो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। और डायोड जो है, एक डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अगर सही की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब दो बिंदु पर अगर समान आवेश होता है तो वो एक दूसरे के करीब रखेंगे ना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी जो है एक दूसरे को रेपेल करेंगे, दूर भागेंगे ना कि अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये गलत है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू इट। जब अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय दबाव के कारण जल जाता है। और अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो उपयोग है शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए करते हैं। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसका? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही हो जाएगा। क्यों? दूसरा गलत है यहाँ। क्योंकि जब अंतरिक्ष से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ना तो वायुमंडलीय दबाव के कारण नहीं, वायुमंडलीय घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण वो जल जाता है ना। आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है हवा पानी की तुलना में अत्यधिक प्रत्यास्थ होती है, यानी ज़्यादा इलास्टिक होती है। एयर इज मोर इलास्टिक देन वाटर। क्योंकि हवा पानी की तुलना में कम संपीड़ीय है या कंप्रेसिबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ही ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है। और ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक और तरल माध्यम में सबसे कम, गैसीय माध्यम में उससे भी कम होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2, 3 सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि पानी जो हवा की तुलना में ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, ना कि हवा पानी की तुलना में, है ना। वाटर इज़ मोर इलास्टिक देन एयर, तो इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा है गॉस चुंबकीय प्रवाह घनत्व के माप की इकाई है गॉस। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। और क्यूरी रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चौथा गलत है क्योंकि रेडियोधर्मिता की इकाई की अगर बात करें तो रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट बैकेरल है ना। आपने स्कूल में पढ़ी होगी, बैक्यूरल है ना, या बैकेरल कह सकते हो। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार गति करते समय किसी कण के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एक सीधी रेखा में गति करने वाले कण के वेग को रेखीय वेग कहते हैं, यानी लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही सही हो जाएंगे स्टेटमेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें सही बताओ। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ना कि वॉल्यूम, है ना। वेग होता है
चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या कह रहा है, सही की पहचान करो भाई, कौन सा सही है। कह रहा वॉशिंग मशीन और दही से जो मक्खन निकलता है वो अभिकेंद्री बल के सिद्धांत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करता है, और किसी वस्तु में वह बिंदु जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो वाटर डैम्स होते हैं। कौन सा सही होगा इसमें से, तो इसमें से अगर सही की बात करें तो 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपिकल नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8 में भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करते हैं केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। डायनेमो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, मैकेनिकल को नहीं, लाइट एनर्जी होना चाहिए। और डायनेमो की अगर बात करें तो वो तो सिंपल है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में करता है ना, लाइट को नहीं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा। पृष्ठ तनाव, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति, जल की सतह पर लोहे की सुई का तैरना, और पानी में डूबते समय शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपक जाना। तो इसमें से सरफेस टेंशन के कौन से एग्जाम्पल है भाई? एक तो पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, है ना, क्योंकि पानी से बाहर निकालने पर शेविंग का जो ब्रश है वो आपस में चिपक जाता है ना, पानी में डुबाते समय नहीं, पानी से बाहर निकालते समय। तो थोड़ा सा लॉजिकल था, यानी यहाँ पे आप ऑप्शन 1 और 2 पे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, इसमें भी सही की पहचान करनी। कह रहा है कि जब गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। कह रहा है चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, न्यूटन का दूसरे गति के नियम का उदाहरण है। और एक बंदूकधारी को अपनी बंदूक से गोली चलाने पर झटका पीछे की ओर लगता है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो एग्जाम्पल है न्यूटन के लॉस के। कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैच करते हैं तो संवेग संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन मोमेंटम कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। और जब हम आगे की ओर गिरते हैं तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये न्यूटन का पहला लॉ है ना, इंटरचेंज। यानी सिर्फ 3 ऑप्शन सही है, इसलिए पहला दूसरा गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से गलत बताओ भाई। ब्यूट्रियोमीटर जो है इसका उपयोग पेय पदार्थों में कार्बोनिल अम्ल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ब्यूट्रियोमीटर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ कार्बोनिल एसिड इन बेवरेजेस। चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार कक्ष में घूमता रहता है। और स्प्रिंग में गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक नहीं होता, लेकिन पेंडुलम की आवर्त गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक होता है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका कौन सा? सिर्फ पहला वाला, क्योंकि ब्यूट्रियोमीटर का जो उपयोग है वो दूध उत्पादों में हम लोग वसा की मात्रा को नापते हैं ना, जो आपके एनिमल प्रोडक्ट मतलब एक तरह से मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कितना फैट है ये देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना ब्यूट्रियोमीटर, फैट कंटेन इन मिल्क प्रोडक्ट्स, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं, आपको सही बताना है कौन सा है। भाप का इंजन जो है कह रहा वो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पे काम करता है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर काम करता है। और सोनार जो है पराश्रवित रंग यानी यूवी रेस के रिफ्रैक्शन पर काम करता है। तो सोचिए इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, क्योंकि स्टीम इंजन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे काम करता है, ना कि सेकेंड, है ना, प्रथम नियम के सिद्धांत पे काम करेगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको गलत बताना है यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग स्थिर है ना, वेलोसिटी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है बट उसका मूवमेंट कांस्टेंट है, तो उसका परिपथ दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। ध्रुवण एक ऐसा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखाता है पर ध्वनि तरंग में नहीं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? सिर्फ पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई कार एक समान चाल से अगर गतिमान है और उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उसका परिपथ दीर्घवृत्ताकार तब होगा, है ना, कब होगा? जब कोई एक कार एक समान चाल से गतिमान होगी परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो, ना कि स्थिर हो। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। कह रहे हैं स्वचालित कलाई जो घड़ियाँ होती हैं
इनमें हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब कोई व्यक्ति अति संवेदनशील स्केल पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो स्केल की रीडिंग कम हो जाती है। और प्रत्यानयन बल के लिए जड़त्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वस्तु को संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप सरल आवर्त गति होती है। रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा है, ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस की बात कर रहा है और वेरी सेंसिटिव स्केल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? ये हिंदी वाला ऑप्शन देखो इधर है इंग्लिश में, और ये वाला ऑप्शन इधर है ना, है सेम ही। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रत्यानयन बल है उसके लिए जड़त्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वस्तु के जो संतुलन होता है उस वस्तु के संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवर्त गति होती है। ठीक है, मतलब यहाँ से हल्का सा बचा जाता है, हार्मोनिक मोशन नहीं, सिर्फ सिंपल मोशन होता है ना, सरल आवर्त गति नहीं, सिर्फ आवर्त गति होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी होगी भाई, कौन सा सही होगा। कह रहा है कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, त्वरण मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति वर्ग सेकंड और किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये ऐसा यूनिट्स हैं, कौन सी सही मैच कर रही है ये बतानी है आपको। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे सही है, मोमेंटम की गलत हो जाएगी। क्यों? मोमेंटम की बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती, क्या होती? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सही हो जाएगी आपकी? 1 2 3 सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कह रहा है 16 में गलत की पहचान कर लो भाई। कह रहा है साइक्लोट्रॉन और गायरोस्कोप, रडार और बैरोमीटर, इसके बारे में आपको पहचान करनी कौन सा इसमें से गलत है। तो बहुत ही आसान है, देखो गायरोस्कोप जो है इसके आविष्कारक लियोन फैकॉल्ट थे। कौन थे ये आविष्कारक हैं? क्योंकि लियोन फैकॉल्ट, ठीक है, ये उसके आविष्कारक थे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी कौन सा सही है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन करता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो लाल सबसे कम, है ना, यानी सबसे ज़्यादा डेविएट होगा वॉयलेट कलर, सबसे कम होगा रेड कलर। और कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण हरे प्रकाश में देखने पर लाल कमल का फूल काला दिखाई देगा भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो रेड लोटस फ्लावर है वो हमें ब्लैक दिखता है ना, हरी लाइट में अगर देखें। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। सही की पहचान करना है। कह रहा है गैस में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं जो गैसेस में निकलती हैं। ठीक, और तापमान में वृद्धि या कमी करने पर उस मध्याह्न में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है अनचेंज रहती है अगर आप टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज कर रहे हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में दांतों की दृश्य, प्रत्यक्ष और आवर्धित छवियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। खैर तो ये गलत है, ये कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं डेंटिस्ट जो होते हैं कॉनकेव मिरर का, इसलिए पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण होना चाहिए था। इसके बाद 20 में कह रहा है सही की पहचान करो भाई, कौन सा सही होगा। कह रहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका आकार गोलाकार हो जाता है, यानी वेटलेसनेस में। और लेज़र विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन का संक्षिप्त रूप है। एक चुंबकीय कंपास सुई हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है। मैग्नेटिक कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ पहला दूसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो हमेशा नॉर्थ में जो है इंडिकेट करती है, नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर, हमेशा कहाँ पे? उत्तर की ओर इशारा करेगी। तो याद रखिएगा इसको। अब इसमें भी देखिए आपको सही बताना है, ठीक है, कौन सा सही है। कह रहा फुसफुसाहट के शोर की जो तीव्रता होती है, जो धीरे धीरे कानाफूसी करके बात करते हैं, वो 20 से 40 डेसिबल होती है। पत्तों की सरसराहट यानी जो लीव्स की रसल होती है वो 20 डेसिबल तक होती है, 20 डेसिबल। चमगादड़ 20 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की ध्वनि सुनने में सक्षम होते हैं और हाथी 20 हर्ट्ज़ के नीचे की ध्वनि सुनने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी सही हो जाएंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। काला रंग गर्मी का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए गर्मियों में काले कपड़े सीधे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की पूरी मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं
और कुछ भी अपवर्तित नहीं करते हैं, जिससे हमें और भी अधिक गर्मी का एहसास होता है। और वहीं डीजल इंजन जो है वो ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग पर भी निर्भर नहीं होते। डीजल इंजन जो है इनमें कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा अगर पूछेगा तो सही हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला इसमें, क्योंकि देखिए काला रंग बहुत अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, पता है आपको। इसलिए आप देखते हैं गर्मियों में काले कपड़े सीधे सूर्य से जो है ऊष्मा को अवशोषित भी कर लेते हैं। पर यहाँ जो शब्द लिख दिया कि कुछ भी अपवर्तित नहीं करते, ये गलत हो गया। कुछ भी परिवर्तित नहीं करते मतलब परावर्तित नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगर आप देखिए यूपीपी से 2026 की शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी बैच हमारा चल रहा है, एकदम शुरुआत से तैयारी आप कर सकते हैं। और आरओ के मेंस की तैयारी का ग्रुप भी चल रहा है हमारा, बीपीएससी की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, मेंस का, बीईओ का, इलाहाबाद हाईकोर्ट और मतलब सभी एग्जाम की तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कर सकते हैं नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। और फ़ोन में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव भी अब इस ऐप में आ चुके हैं और 99 में बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपको सही बताना है। कह रहा है मीटर स्केल का जो उपयोग है 10⁻³ से 10⁻² मीटर तक की लंबाई नापने के लिए करते हैं। वर्नियर कैलिपर का उपयोग 10⁻⁴ मीटर की सटीकता तक की लंबाई मापने के लिए होता है। और स्क्रू गॉग और स्फेरोमीटर का उपयोग 10⁻⁹ मीटर तक की लंबाई नापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा सही है, क्योंकि स्क्रू गॉग वगैरह के जो इस्तेमाल है ये हम लोग 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई नापने के लिए ही कर सकते हैं, सिर्फ 10⁻⁵। क्वेश्चन 24 में आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा है ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी पोल्स पे कह रहा है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुत ही आसान पहला और तीसरा सही था, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के हम नीचे जाएंगे ना गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगेगा, ना कि बढ़ने लगेगा, है ना। क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। तो सिर्फ 1 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में गलत की पहचान करनी है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग यानी स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान का 1/6 है और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का वजन जो है पृथ्वी पर एक व्यक्ति के वजन का 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर अगर आप देखेंगे जो इसकी वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ना कि 4.2। तो ये गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा। किसी कक्षा में घूम रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए उपग्रह के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। और किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, या पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है उस सैटेलाइट का। तो सही कौन सा है इसमें से? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई भी इसमें गलत नहीं होगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। सरल आवर्त गति के उदाहरण के संबंध में सही विकल्प बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कौन सा इसमें से सही होगा? ध्यान से पढ़ो। कह रहा किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, किसी सरल लोलक की गति और किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पर किसी स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति। मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका तीनों स्टेटमेंट, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। चलो इसमें भी ध्यान से देखो, सही की पहचान करनी है। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव 0 होता है क्रांतिक ताप पर। आदर्श द्रवों का पृष्ठ तनाव 0 होता है, यानी जो आइडियल लिक्विड होता है उनकी बात कर रहा है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है कह रहा है, और ताप घटने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तरल पदार्थ में दबाव के नियम यानी लॉ ऑफ प्रेशर इन लिक्विड की बात कर रहा है, कौन सा सही होगा? द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है, यानी लिक्विड का प्रेशर जो होता है अगर पानी में डुबाओगे किसी चीज़ को तो सभी जगह एक जैसा होगा। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर होता है।
किसी द्रव पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव हमेशा द्रव के संपर्क में आने वाली सतह के लंबवत होता है और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। द लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं, यानी एडहेसिव फोर्स कहते हैं। किसी कोशिका में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं, यानी कैपिलैरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हुक का नियम है, यानी हुक्स लॉ कह रहा है स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो विस्थापित तरल पदार्थ का आयतन पिंड के आयतन के बराबर होगा। यानी कह रहा है इफ अ बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेज इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही होगा, क्योंकि ये पास्कल का लॉ कहता है। ये किसका लॉ कहता है? पास्कल का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत कह सकते हो, माफ़ कीजिएगा, आर्किमिडीज है ना, पास्कल कह रहा हूँ, आर्किमिडीज लॉ कह सकते हो, है ना। ये आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार होता है। पास्कल भी यही है एक तरह से भाई, किसी भी चीज़ को अंदर अगर बॉडी में डुबाओगे तो वो सब तरफ इक्वल जो है प्रेशर लगाता है। और आर्किमिडीज ये कहता है कि जैसे जिस भी बॉडी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालोगे वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना उसका मास होगा। सदिश राशियों के संबंध में यहाँ पे गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा भाई? विस्थापन, ऊर्जा, वजन, बल, आघूर्ण। वजन की जगह यहाँ भार होना चाहिए, भार करो, वजन थोड़ा सही शब्द नहीं लगेगा, भार कर लो यहाँ। तो आसान है, एनर्जी जो है आपकी ये जो है वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी है ना। ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, सही की पहचान करनी है। इसमें कह रहा है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनकी जो विद्युत चालकता है चालक की तुलना में कम परंतु अचालक की तुलना में अधिक होती है। ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का उपयोग होता है। और आकाशीय बिजली की बात करें तो वायुमंडल में विपरीत रूप से आवेशित बादलों के बीच एक विद्युत निर्वहन होती है। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन अपोजिट चार्ज क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? संवहन द्वारा उष्मा स्थानांतरण केवल ठोस और द्रव में होती है। हीट ट्रांसफर जो होती है कन्वेक्शन के थ्रू वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होती है। संवहन विभिन्न तापमान वाले तरल पदार्थ के संचालन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरित की प्रक्रिया है। यानी कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर। उसके बाद कह रहा है किसी तरल का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट नहीं, पर हाँ 2 और 3 सही हो जाएंगे। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि कन्वेक्शन द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो सिर्फ लिक्विड और जो गैसेज हैं उनमें होगा, सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड में कंडक्शन कह सकते हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी आपको सही बताना होगा यहाँ कौन सा है। 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहते हैं। गाड़ियों में जर्मेनियम डाइऑक्साइड नामक जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसका उपयोग होता है। और क्वार्ट्ज पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे आम खनिज है। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा चौथा यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि देखिए क्वार्ट्ज की अगर बात करें, इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हम बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और क्वार्ट्ज जो है सेकंड मोस्ट कॉमन मिनरल है अर्थ सरफेस में पाने वाला, ना कि थर्ड, है ना। यहाँ पे सेकंड होना चाहिए, सेकंड मोस्ट। चलो क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा है। कह रहा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, यानी सब्लिमेशन बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन। और आशवन की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। आपबाऊ के सिद्धांत की बात करें तो इसके द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का काम किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम इज कंट्रोल्ड बाय आपबाऊ प्रिंसिपल।
तो यहाँ पे सही की बात करें तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। न्यूट्रॉन एक प्रकार के आवेश रहित मौलिक कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। एक प्रकार के उप परमाणु कण न्यूट्रिनो में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। बीटा कण में धनावेशित आवेश होते हैं। बीटा पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है, ना कि धनात्मक, है ना। बीटा कणों में कैसा होता है? निगेटिव चार्जेस होते हैं। अगला कह रहा है इसमें आपको गलत की पहचान करनी। भाई कौन सा गलत होगा ये ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने के लिए एक रासायनिक तकनीक है। किसी द्रव की श्यानता गीजर काउंटर से मापी जाती है कह रहे हैं, और अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान था, गलत सिर्फ ये, गीजर काउंटर से हम मापते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या नापते हैं? रेडियो एक्टिविटी को। तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत है सर। चलो 39 में सही की बात कर रहा, कौन सा सही है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक कहलाता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो है सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं भाई। और वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉन की भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक यानी क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा है? यहाँ पे सही सिर्फ पहला हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं मुख्य। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य अवयव होते हैं, ना कि आपके नाभिक के। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। इंग्लिश में कहें तो अगर एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करेगा, एटॉमिक न्यूक्लियस की, तो सिर्फ आपका क्या आ जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और एटम्स की बात करेगा तो उसके मुख्य कंपोनेंट तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ही। ठीक है, और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि तीसरे में देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न, वो समस्थानिक। यहाँ प्रोटॉन होना चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती, किसकी? प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती, तो समस्थानिक कहलाएगा। चलो अगला देखते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज? तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं भाई एक तो सब्लिमेशन और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, याद रखना, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। ठीक है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों, न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। मास नंबर की बात कर रहा है। और पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन की बात कर रहा है, इसका संबंध दुग्ध के निर्जलीकरण से है। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निर्गमित होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सिर्फ सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पाश्चुरीकरण आपको पता है क्या होता है? दूध का कीटाणु शोधन करते हैं, है ना, निर्जलीकरण नहीं, कीटाणु शोधन, यानी एक तरह से कह सकते हो डिसइंफेक्शन को खत्म करने। भाई उबाल दो, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 42, इसमें सही की पहचान करनी है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, यानी मोस्ट रिएक्टिव है। आवर्त सारणी में लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑस्मियम पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है। यूरेनियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला भारी रेडियोधर्मी तत्व है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपकी। ठीक है, चारों सही हैं। चलो क्वेश्चन 43 देख लो भाई, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कह रहा है सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। मोती की रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। इसमें आपको देखिए नेक्स्ट में 44 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। ठीक है, कह रहा है चूना पत्थर को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। प्रतिदीप्ति लैम्प यानी जो फ्लोरेसेंट लैम्प्स होती हैं उसमें सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारावास्प और आर्गन गैस भरी जाती है। वेल्डिंग में उपयोग में की जाने वाली गैसें जो है नाइट्रोजन और एसिटिलीन होती हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बहुत ही आसान था। देखिए वेल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन नहीं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 45 सही की पहचान करो। रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाली जो फ्रीऑन गैस है उसको रासायनिक रूप से क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है, एसिड रेन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 46 पे आ जाते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी।
कह रहा पायरीन का उपयोग जो है अग्निशामक का रूप में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं पायरीन का इस्तेमाल। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहते हैं। कई लोगों की फेवरेट चीज़ आ गई भैया, बडवाइजर मारोगे, एलिफेंट ट्यूबर, आपका होगा सर, आपको भी पता है, अरे रील्स में आती रहती भाई। चलो, एथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। बहुत हंसी आ रही बियर का नाम सुन के आपको। आप लोग भी बहुत छरछंदी हो, क्या कहते हैं हमारे कानपुर में एक शब्द चलता है छरछंदी, वही हो। चलो आंसर बताओ इसका कौन सा है। आंसर इसका बताओगे तो 1 2 4 सही है भाई, तीसरा गलत हो जाएगा। 1 2 4 सही है, क्योंकि एथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट नहीं कहते हैं। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को। किसको कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कह रहा है नेचुरल पॉलीमर, सिल्क, वुल, नेचुरल रबर और लेदर। बहुत ही आसान है। जो प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर है, ये नेचुरल फाइबर कैसे हो सकता है? नाम ही लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, प्राकृतिक रबर। तो ये प्राकृतिक बहुलक नहीं होगा भाई, है ना। रेशम है, ऊन है, चमड़ा है ना, ये सब प्राकृतिक बहुलक होते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक के संबंध में गलत बताना है भाई, कौन सा गलत होगा? टेफ्लॉन, नियोप्रीन और पॉलीस्टाइरिन और आपका पॉलीथीन। तो इसका हो जाएगा आपका नियोप्रीन। क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। चलो 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बहुलक का जो उपयोग है बुलेट प्रूफ विंडोज़ के निर्माण में करते हैं? तो बुलेट प्रूफ विंडोज़ के निर्माण में किस पॉलीमर का इस्तेमाल करा जाता है? ये करते हैं पॉलीकार्बोनेट का। किसका? पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मिलान करना है इसमें आपको। पैलियोबॉटनी, मोरिकल्चर और ऑरिंथोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी, है ना, किसको क्या बोला जाता है? मिलान करो। जैसे पैलियोबॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, है ना, यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। मॉरिकल्चर, एम से मॉरी, एम से मलबरी, यानी शहतूत की खेती को बोलते हैं। ऑरिंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं। और मिर्मेकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं, स्टडी ऑफ आंट्स, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो पुस्तक है वो लिखी है। और ह्यूगो डी वेरिस, इन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी विकासवाद का सिद्धांत। लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझाया लैमार्क ने। तो यहाँ पे कौन सा सही है, और बेहद इंपॉर्टेंट भी है ये। तीनों यहाँ पे नहीं सही है, पर पहला तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि लैमार्क ने ही जैव विकास को दिया है भाई। ये आपको पता होगा, चार्ल्स डार्विन का बहुत फेमस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा। रही बात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, तो ये भी दिया गया है किसके द्वारा? ये भी आपके चार्ल्स डार्विन के ही द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। पोटेशियम एक स्थूल पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि में मदद करता है, यानी पोटेशियम इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। औद्योगिक पैमाने पर तरल हाइड्रोजन या तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है उसको क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक पैमाने पर तरल ऑक्सीजन, पहली चीज़ क्या प्राप्त करने की? तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन जो हम प्राप्त करते हैं उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं। तो सिर्फ पहला सही है यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। मेथाइल अल्कोहल चीनी के किण्वन से बनता है, कह रहा मेथाइल अल्कोहल। और सर विलियम रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की है, यानी जो इनर्ट गैसेज है उसकी खोज की है। शीरा की बात करें, अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, क्या? मोलासिस। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि एथिल अल्कोहल जो होता है वो बनता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से, ना कि मेथिल, है ना, एथिल अल्कोहल बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब हम लोग 54। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी तत्व का नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट नामक जो रसायन है वो क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में काम करता है, यानी अ केमिकल नेम पोटेशियम सल्फेट एक्ट एज एल्कलाइन सॉइल रिफॉर्मर। किसी परमाणु के नाभिक को दो छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया परमाणु विखंडन है। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है ना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम into two smaller nuclear fission during this process a large amount of energy is released। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो होता है ना, उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा सुधारक, ना कि पोटेशियम सल्फेट। क्वेश्चन 55 देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा।
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आंसू गैस का एक अवयव है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस। हीलियम गैस अक्रिय एवं ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग हवा से भरे गुब्बारों में किया जाता है। तो यहाँ पे यही सही है, दूसरा वाला। पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीयर गैस में जो मुख्य अवयव होता है वो क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 56। इसमें फिर आपको सही की पहचान करनी होगी, कौन सा सही है। यहाँ पे कह रहा है लाल फास्फोरस जब हवा में और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्तिमान, मतलब खुद ही दिखता है, वो जल रहा है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और आमतौर पर पोर्टेबल विद्युत उपकरणों में उपयोग किए जाने वाला जो शुष्क सेल है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में मौजूद होती है। तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेड फॉस्फोरस नहीं, वाइट फॉस्फोरस होता है। यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस होना चाहिए था। और ड्राई सेल की बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो होता है केमिकल एनर्जी होती है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि केमिकल भरा होता है। क्वेश्चन 57 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। सोडियम थायोसल्फेट जो है, क्या? सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में किया जाता है। क्लोरोबेंजीन जो है इसका उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के निर्माण में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन इसका उपयोग हम करते हैं ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटन में, ना कि क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। 58 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करो, कौन सा सही होगा। कह रहा है कोकीन एरिथ्रोक्सिलिम, क्या नाम है? कोकीन जो होता है वो ऑप्टेन होता है, हमें एक पत्ती होती है एरिथ्रोक्सिलिम, कोका प्लांट, उससे, है ना, जो कि अफगानिस्तान में मिलती है। और साल्मोनेला टाइफी, क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवन घातक संक्रमण है जो मनुष्य में टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। और साइनोबैक्टीरिया जो स्वपेशी सूक्ष्म जीव है जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में व्यापक रूप से पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया, है ना, ऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही एटमॉस्फेयर में मिलेगा। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि कोका अल्कलाइड्स जो या कोकीन एंथ्रोक्सिलम कोका पौधा है, यह हमें मूल रूप से साउथ अमेरिका में मिलता है, दक्षिण अमेरिका में, अफगानिस्तान में नहीं, है ना, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका कह सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है, इसमें से कौन सा आपका गलत होगा। कह रहा अधिवृक्क ग्रंथि या एडर्नल ग्लैंड की बात कर रहा है, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करती है और सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ साथ मोनेरा तथा एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त 2 अन्य आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा अगर पूछेगा, तो यहाँ पे गलत होगा आपका सी वाला। अब यहाँ पे गलत ये इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि वायरस में अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन अगर देखिए आरएनए डीएनए जो होते हैं ये सेम तो नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, एक चीज़ होगी ना, दोनों नहीं हो सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी आपको सही बताना है। कह रहा किसी क्षार या अम्ल यानी बेस या एसिड, ये उसकी प्रबलता उत्पन्न H+ आयन और OH- माइनस आयन पर निर्भर करती है। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका pH 7 होता है, कह रहा है ना, न्यूट्रल होता है जो प्योर वाटर होता है। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। जब अम्ल या क्षारीय पदार्थ वाले घोल में सूचक मिलाए जाते हैं तो उनके रंग बदल जाते हैं, कलर चेंज होते हैं। और यदि कोई जलीय विलयन क्षारीय है तो उसका pH 7 होगा, कह रहा है। अगर कोई जलीय विलयन कैसा है, क्षारीय, तो उसका pH 7 होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 4 सही है, 5 गलत है, क्योंकि क्षारीय का मतलब हो गया 7 से ज़्यादा, है ना, 7 से 14 के बीच में क्षारीय होगा। 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब वो कैसा है? एसिडिक है, अम्लीय है ना, कैसा है? अम्लीय है। 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो गया, 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला 61 देख लेते हैं। कह रहे हैं जर्मन सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञान मैक्स प्लैंक, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी जर्मन थियोरेटिकल फिजिस्ट जो थे मैक्स प्लैंक हैड प्रमाउंडेड क्वांटम थ्योरी। ड्राई सेल की बात करें तो उसमें अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। गॉबर सॉल्ट इज डेकाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी गॉल्बर सॉल्ट जो है कॉपर सल्फेट का डेकाहाइड्रेट रूप है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, क्योंकि गॉबर सॉल्ट इज द डेकाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट, नॉट कॉपर सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट का फॉर्म है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 62 में कह रहा है एथेफॉन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एज इट प्रमोट, यानी एथेफॉन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पौधा विकास नियामक है, क्योंकि ये बढ़ावा देता है किसको, पत्ती फूल या फलों के विच्छेदन को, फलों के पकने को, फलों की उपज को और अंकुरण को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ये चारों ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट की बात कर रहा है, इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग फॉर द ग्रीन फ्रूट्स बिकॉज इट प्रोड्यूस एसिटिलीन, यानी हर कच्चे फलों को पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि एसिटिलीन बनाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली गैस जो थी वो थी मस्टर्ड गैस। कौन सी, मस्टर्ड गैस। और कह रहे हैं 1984 को 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, 2 और 3। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड की बात करें, है ना, कैल्शियम कार्बाइड, फॉस्फाइड नहीं, वो पकाने में मदद करता है ना, तो यहाँ कैल्शियम फॉस्फाइड नहीं, कार्बाइड होना चाहिए। अगला देख लेते हैं 64 नंबर। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन इज जनरली यूज्ड एज फ्यूल इन सिगरेट लाइटर, यानी ब्यूटेन इस्तेमाल करते हैं लाइटर वगैरह जो सिगरेट जलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज जनरली नोन एज ब्लू विट्रोल, यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल या नीला तोता नाम से जाना जाता है। और मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग पेलेग्रा रोग का कारण है ना, पॉलिश राइस अगर आप खाओगे तो पेलेग्रा डिसीज हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है, पेलेग्रा नहीं, है ना, बेरी बेरी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा सही होगा। कॉपर के यौगिक पटाखों को नीला रंग प्रदान करते हैं, कॉपर कंपाउंड इम्पार्ट ब्लू कलर टू फायरवर्क्स। बेरियम पटाखों को हरा रंग प्रदान करते हैं, बेरियम। और लिथियम पटाखों को लाल रंग प्रदान करते हैं, और सोडियम पटाखों को सुनहरा या पीला रंग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा है। एथिलीन के कुछ उपयोगों के संबंध में है, ठीक है। सबसे पहले एथिलीन मस्टर्ड गैस के निर्माण में काम आता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, धातुओं को काटने जोड़ने में, पॉलीथीन बनाने में और एक कीटनाशक के रूप में। तो यहाँ पे कौन से सही है, 1 2 3 4 सही। पेस्टिसाइड के रूप में नहीं यूज़ करा जाता है, बाकी ठीक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक आमतौर पर इलेक्ट्रिक विच बर्तन के हैंडल आदि बनाने में यूज़ करते हैं। भाई नहीं देखे हो कि पैन वगैरह जो हम बनाते हैं खाना, उसमें क्या यूज़ करते हैं, जिससे हमारा हाथ वगैरह जले ना, तो बहुत ही आसान, बेकेलाइट। क्या यूज़ करते हैं, बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बिजली के स्विच हैं, बर्तन के हत्थे हैं, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। चलो अगला है, इसमें सही बताना है। क्वेश्चन 68 में कौन सा सही है। कह रहे गन पाउडर जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का मिश्रण है, गन पाउडर। और वहीं पिक्रिक अम्ल की बात करें तो ये फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, पिक्रिक एसिड। और आधुनिक ट्राई नाइट्रोफिनॉल के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान में सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात करें, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड इज मेड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसको बनाते हम लोग सोडियम नाइट्रेट से, नाइट्रिक एसिड से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन 69 में सही बताना है, कौन सा यहाँ पे सही हो। कह रहा है किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर द्वारा व्यक्त किया जाता है, कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है, ऑक्टेन नंबर से। और ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त करते हैं, यानी किलो जूल पर किलोग्राम में कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बना सोडा वाटर प्रकृति में क्षारीय होता है, यानी एल्कलाइन होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा अगर पूछेगा, तो 1 और 2 सही है, सी गलत हो जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से जो सोडा वाटर बनता है वो एसिडिक हो जाता है, ना कि बेसिक, एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कास्टिक सोडा के रूप में, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखिए 3 और 4 सही होंगे, ठीक है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है
इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, बी से बाइकार्बोनेट तो बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्साइड होता है कॉस्टिक सोडा, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना कौन सा है। किसी रासायनिक तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म विशिष्ट गुण उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट इट्स एटॉमिक नंबर। और किसी परमाणु की जो परमाणु संख्या है उससे न्यूट्रॉन की संख्या का पता चलता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिवील द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तरंग कण द्वैत प्रकृति के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल ड्यूलिटी नेचर द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब एज बोथ पार्टिकल एंड वेव। तो यहाँ पे कौन सा सही है, पहला तीसरा। दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किसी का परमाणु है उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या बताती है, ना कि न्यूट्रॉन की, है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिवील द नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो क्वेश्चन 72 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा है। कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी आइटम्स शुड बी केप्ट इन कंटेनर मेड ऑफ लेड, यानी शीशे से बने पात्र में रखे जाते हैं रेडियो एक्टिव से बने वस्तुओं को। बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, यानी आइसोबार प्रोड्यूस बाय द इमिशन ऑफ बीटा रेज। एक रेडियोधर्मी धातु जो है प्लूटोनियम, जो हवा के संपर्क में आने पर पीला हो जाता है। और कार्बन डेटिंग जानवरों और पौधों के जीवित अवशेषों की आयु निर्धारित करने की विधि भी है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है इज अ मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द एज ऑफ लिविंग। जो कोई आप देखते हो ना, पता चलता है कि ये वस्तु इतनी पुरानी है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही होंगी, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं होगी। क्वेश्चन 73 में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। परमाणु बम की बात कर रहा है, एटॉमिक बम। ये कह रहा है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करते हैं, नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रॉन को। और परमाणु प्रस्फोटन यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा सही है, 1 2 4 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवशोषण करने हेतु बोरॉन धातु का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का नहीं, है ना। बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है, बोरॉन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। दोस्तों साइंस को अवॉइड मत करो, 30 नंबर की साइंस है ये। मतलब आप ये मानिए यूपी पीसीएस में 25-30 तो आते हैं, बीपीएससी में 30 फिक्स हैं। और साइंस की पूरी तैयारी के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ कर दी, 49 रुपये में पूरी साइंस को प्रिपेयर कर सकते हो आप बीपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये कोर्स आ चुका है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में नोट्स भी उसी में मिल जाएंगे, बढ़िया से पूरे वीडियोज़ को पढ़ डालो, नोट्स को कर डालो, 49 में पूरा कवर हो जाएगा। पूरी साइंस आपकी इससे कवर हो जाएगी, है ना। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, जाके ले लो। फिर 74 नंबर, इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा कह रहा है। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। कह रहा है एल्युमिनियम जो है भूपर्पटी में पाई जाने वाली दूसरे सबसे प्रचुर धातु, यानी अर्थ के क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो पाया जाता है मेटल, वो एल्युमिनियम है कह रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम का भी उपयोग करते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पायराइट को मूर्खों का सोना के नाम से भी जानते हैं, या फूल्स गोल्ड पायराइट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 2 3 4 सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आयरन जो है वो दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है, दूसरी। और एल्युमिनियम नंबर 1 पे आती है ना, आयरन आती है सेकंड मोस्ट अबंडेंट। इसके बाद कह रहा है गलत की पहचान करो भाई, इसमें से कौन सा गलत होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को आमतौर पर पायरिन भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। आयोडोफॉर्म का उपयोग घावों की ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। लुइस पास्चर ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया है। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक को नोबल का तेल भी बोला जाता है, ठीक है, या नोबल सॉइल। तो गलत की पहचान करनी है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। क्यों, क्योंकि पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा करा गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना कि लुइस पास्चर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सही बताना है इसमें। कह रहे हैं इंटरनल नेक्रोसिस डिसीज, यानी आंतरिक परिगलन रोग जो होता है आंवले में, वो मैंगनीज की कमी से होता है। ठीक, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग हो जाता है वो बोरॉन की कमी से। सलजम में वाटर कोर रोग मैंगनीज की कमी से। फूल गोभी में विप्टिल रोग मॉलिबेडनम की कमी से। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो बहुत ही आसान है। देखिए 2 3 4 सही है, क्योंकि गूसबेरी यानी आंवले में जो आपका नेक्रोसिस रोग होता है या परिगलन रोग होता है, वो होता है आपके बोरॉन की कमी से, है ना। किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी के कारण। ठीक है, तो इसलिए 2 3 4 सही हो जाएंगे यहाँ पे।
क्वेश्चन 77 में भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है अर्गट रोग यानी जो एर्गोट डिसीज़ है वो बाजरे की फसल में होता है। टिक्का या पूर्ण चित्ती रोग जो है मूंगफली की फसल में होता है। करनाल बंड रोग अरहर की फसल में और विल्ट रोग गेहूं की फसल में। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो आसान है ये भी, यहाँ पे पहला दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि विल्ट रोग की बात करी ये अरहर में होता है विल्ट रोग, करनाल बल्ट गेहूं में होता है करनाल बल्ट, ठीक है। तो इसलिए पहला दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। मछलियों में सेप्रोलिग्रिया रोग, मछलियों में सेप्रोलिग्रिया रोग कवक के कारण होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में आफरा रोग दूषित आहार के कारण होता है। और गायों में मिल्क फीवर रोग कैल्शियम की कमी के कारण। और जापानी एंसेफेलाइटिस रोग जो है इसमें हृदय प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत बताओ कौन सा होगा। तो यहाँ पे गलत ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि जापानी एंसेफेलाइटिस जो डिसीज़ होती है, रोग होता है, इसमें एक्चुअली में जो हम मानव मस्तिष्क है उसको प्रभावित करता है ना, यानी ह्यूमन के ब्रेन को बहुत इफेक्ट करता है, ब्रेन को, ना कि हृदय को। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलो 79 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कह रहा बड़ी आंत में होता है, कार्ब्स का पाचन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग इलियम होता है। लार में मौजूद एमाइलेज नामक एंजाइम मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी को अवशोषित करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, 2 और 3 सही है, क्योंकि कार्ब्स का जो पाचन होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होता है, और बड़ी आंत का मुख्य काम होता है बिना पचे भोजन से पानी को अवशोषित कर लेना, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर थ्रू थर्मो रेगुलेशन, यानी थर्मो रेगुलेशन के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं जीवधारी। और अग्नाशय का जो रस है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायता करता है। कुत्ते की जीभ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। और विटामिन पचते नहीं है बल्कि जठरांत्र पथ में अवशोषित हो जाते हैं। विटामिन आर नॉट डाइजेस्टेड बट आर एब्जॉर्ब्ड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो कौन सा सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, सही बताना है कौन सा है। कह रहा है मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, यानी ह्यूमन हार्ट जो होता है लेफ्ट की तरफ होता है। और एक समान मानव हृदय का जो वजन है 250 से 300 ग्राम होता है। हार्ट बीट 72 से 75 टाइम पर मिनट। और 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट्स में। और हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, विद्युत तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिन्हें पेस मेकर कोशिकाएं कहते हैं, पेस मेकर सेल्स। तो यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बिल्कुल सही है, पाँचों स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही की बात कर रहा है। तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 1 लीटर कम रक्त होता है महिलाओं में। और रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त करते हैं। रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे भाई डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह रोग जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 क्या कह रहे हैं। 83 में भी आपको सही की पहचान करनी होगी। कह रहा है लाल रक्त कोशिकाएं यानी जो RBC है अस्थि मज्जा में विकसित होती है, यानी बोन मैरो में डेवलप होती है ये। और लाल रक्त कोशिकाएं जो है इनका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है भाई। और प्लीहा की बात करें, स्प्लीन पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। और हमारे रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा द्वारा निर्मित होता है। हमारे रक्त का लगभग 55% भाग लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट से निर्मित होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 3 4 5 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो RBC है इनका टाइम स्पैन होता है 120 डेज। कितना होता है 120 डेज, ठीक है। 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया और थकान और कमज़ोरी हो जाती है भाई। तो एनीमिया, फैटीग, ये सब वीकनेस होती है फॉलिक एसिड की कमी से, है ना। डेफिशिएंसी विच विटामिन, फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड तो विटामिन तो है नहीं, ये तो उसका नाम है भाई। अब अगर आपसे मैं नाम पूछ लूँ तो आप बता दोगे आसानी से, विटामिन B9, है ना। फॉलिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन B9 को कहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है। कह रहा है लिगामेंट जो है एक तरह से कनेक्ट करता टिश्यू को, दैट कनेक्ट वन बोन टू अनदर, है ना। एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हड्डी जोड़ने में काम आता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला एक प्रकार का संयोजी ऊतक है।
और एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा है वो 15 से 100 मिलीग्राम तक होती है ना, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो बताऊँ मैं, बिल्कुल यहाँ पे चारों पांचों स्टेटमेंट, चारों होंगी, पांच तो है नहीं यहाँ पे, 1 2 3 4 हो जाना चाहिए, है ना, मतलब चारों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं। 86 क्या कह रहा है, घर्षण से संबंधित सवाल है, इसके संबंध में आपको बताना है सही कौन सा है। कह रहा माचिस की तीली घर्षण के कारण ही जलती है। किसी वाहन के टायरों और सड़कों के बीच घर्षण वाहन को रोकने में मदद करता है। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने का कारण घर्षण है। चौक और ब्लैकबोर्ड के बीच घर्षण हमें लिखने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 87 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 87 में कह रहा है सही की पहचान करनी है इनमें से। गहरे समुद्र में गोताखोर हवा के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग करते हैं। जेनॉन गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। हवा में कैल्शियम सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है ना। कलर ऑफ ब्रास गेट डिसकलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड इन द एयर। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो ब्रास का कलर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस अगर होती है उससे, कैल्शियम सल्फाइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस होती है एयर में, उससे काला पड़ता है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, इसमें आपको सही बताना है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है, यानी साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, यानी जंतु कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, देख लो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, टेस्ट को इसलिए बोल रहे हैं, ज़रूर लगाइएगा। यूपीपीसीएस के एग्जाम देने से पहले टेस्ट लगाएंगे, एससीएस की टेस्ट सीरीज, और कोई सही 50% सवाल फंस जाते हैं भाई, क्योंकि पूरे सिलेबस को निचोड़ देते हैं। तो टेस्ट जरूर लगाइए, जाके ऐप से भी लगा सकते हो, ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हो। 99 वाला प्रैक्टिस बैच है, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत प्रैक्टिस शानदार कराई जाएगी, सारे ही सवाल होगी, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 89 देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। कह रहा है पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, पेप्सिन। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। लार में जो मौजूद टाइलिन नामक एंजाइम है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो क्या नाम है एंजाइम का, टाइलिन, प्रेजेंट इन सलाइवा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे गलत कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। मनुष्य के पास 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, स्लाइवरी, लीवर एंड पेनक्रियाज। विटामिन डी की उपस्थिति में मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। अगर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती तो प्रेजेंस बढ़ जाती है कैल्शियम की। छोटी आंत की जाँच को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज कोलोनोस्कोपी। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए छोटी आंत की लार्ज इंटेस्टाइन है ना, एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज कोलोनोस्कोपी, यानी बड़ी आंत की जांच को कोलोनोस्कोपी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। यकृत यानी लीवर बिना किसी एंजाइम को स्रावित किए पाचन में मदद करता है ना, पाचन में मदद करता है। यकृत त्वचा और फेफड़े उत्सर्जन में सहायक होते हैं, यानी लीवर, स्किन, लंग्स आर हेल्पफुल ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। और अल्कोहल के विषहरण के लिए लीवर जिम्मेदार होता है भाई, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भी करती है, लीवर जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, आप देखेंगे पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, बहुत ही बढ़िया है, देखिए पूरे साइंस का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इसको लगाना प्लीज़ जरूर, नहीं लगाया है तो यहाँ से वीडियोस देख के इन सवालों को लर्न जरूर कर लेना 1 से 2 बार देख के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। अभी देखो ये इस बार आरओ में भी पूछा गया है, विटामिन कौन सा इसमें पानी में घुलनशील नहीं है, ये बताओ। तो आसान था, आपको पता पानी में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं BC, कहते हैं BC, सारे B वाले और C वाले ना। तो थायमिन, नियासिन, बायोटिन, ये सारे ही हैं, है ना, यानी इनमें से तो ना होना चाहिए इसका, क्यों भाई थायमिन ये B1 होता है इसका नाम, और नियोसिन का अगर आपको पता हो B3 होता है। बायोटिन की अगर बात करें तो बायोटिन होता है आपका B7, ठीक है। तो ये सारे ही हैं। अगला, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी, कौन सा यहाँ पे सही है, क्वेश्चन 93 में बताना है।
कह रहा है नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी मल्टीसेल्युलर बैक्टीरिया है, यानी बहुकोशिकीय जीवाणु है कह रहा है। और नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल के लिए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संस्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। और नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ना कि मल्टी सेल्युलर। 94 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा है। करेले में कड़वाहट कुकुरबिटासिन की वजह से, गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, लहसुन में तीक्ष्णगंध एलिसिन। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा, क्योंकि करेले में कड़वाहट की बात करें अगर तो ये होता है आपका मोर्मोडाइसिन, तो याद रखना मोर्मोडाइसिन। आगे बढ़ें अगर, क्वेश्चन 95 कह रहा है गाजर प्याज पालक ये पौधे के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, है ना, पौधे के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, निम्नलिखित फसलों में से बताना है। तो जैसे रूट, स्टेम, लीव्स। तो यहाँ यार देखो, जैसे गाजर की बात करें जड़ है, अनियन की बात करें तो ये तना हो गया, पत्तियों की बात करें तो पालक हो गया, है ना। तो ये तो तीनों ही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग के इलाज के लिए बेडाक्लिनिन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बेडाक्लिनिन या बेडाक्लिनिन कह सकते हो। और इसका उपयोग कम से कम 3 अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। मल्टी ड्रग डिसीज़ है जो ये। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है आपका टीबी के लिए यूज़ करते हैं, टीबी के लिए, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्रोकली, नेटल नामक वनस्पति और पालक में पाया जाता है भाई? तो ब्रोकली है, नेटल वगैरह स्पिनच में पाया जाने वाला है आपका। इनमें से कौन सा? एस्कॉर्बिक, फॉर्मिक, ऑक्जेलिक या इनमें से कोई नहीं? ब्रोकली वगैरह में। तो देखिए इसमें ब्रोकली में एस्कॉर्बिक भी पाया जाता है भाई, और नेटल की बात करें इसमें आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ब्रोकली में ये पाया जाएगा, और पालक वगैरह में ऑक्जेलिक पाया जाता है ना। फिर 98 में कह रहा है भैया बताओ सही कौन सा है इसमें से, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डच मेटल तांबे और एल्युमिनियम से बनी एक मिश्र धातु यानी एलॉय है कह रहा है, और शोल्डर टिन और लेड से बना है, कांसा तांबे और टिन से बना है, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकल से बना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डच मेटल जो है वो तांबा और जस्ता से बनती है, तांबा और जस्ता यानी जिंक की बात करें, ठीक है। फिर इसमें आपको मिलान करना है क्वेश्चन 99 में, विटामिन ए, डी, ई और के, है ना, और उनके नाम है। तो बहुत ही आसान है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं भाई? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। डी हो गया क्लैसीफेरॉल, और ई हो गया टोकोफेरॉल, और के हो गया आपका फाइलोक्विनोन। क्या हो गया? फाइलोक्विनोन। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। 100 नंबर देख लेते हैं भैया, अंतिम प्रश्न। गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है कॉपर नामक लघु खनिज की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ अ ट्रेस मिनरल नेम्ड कॉपर कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड एनीमिया। मैंगनीज नामक लघु खनिज की कमी से रुधिर क्षणता यानी एनीमिया डिसीज हो जाती है, और मस्तिष्क संबंधी विकार भी होते हैं। आयोडीन नामक लघु खनिज की कमी से घेंगा रोग और मंद शारीरिक विकास हो जाता है। और जिंक नामक लघु खनिज की कमी से खुरदरी त्वचा और भूख की कमी हो जाती है। तो ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें गलत अगर पूछेगा आपसे तो गलत है दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि लघु खनिज की कमी जो ऐसी है वो है आपकी कौन? जिंक, है ना। जिंक नामक लघु खनिज की कमी से रुधिर क्षणता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनीमिया डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यानी एनीमिया कह सकते हो या रुधिर क्षणता कह सकते हो। तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं करते हैं इसकी समाप्ति। इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे टेस्ट पढ़ें यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ और सॉरी यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज करके फोल्डर में। तो उन सारे टेस्ट को देख डालिए 2 से 3 बार कम से कम, और उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, लर्न करिए, क्योंकि यही सवाल आपसे एग्जाम में टकराएंगे और तब आप मुंह बगारे रह जाएंगे। तो इसलिए लगाओ, और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं करा। मात्र 99 का बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं उसमें। 10 साल के PYQ भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हैं, और मोस्ट जो करंट अफेयर्स है पिछले 1 साल का वो है, यूपी का करंट अफेयर्स है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आ जाओ ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर।